आज हम लोग क्लास 9 अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ का अभ्यास पढ़ेंगे। पहला सवाल है, निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करें। ए 300 केल्विन, बी 573 केल्विन। अब इसको हम हल करते हैं। अपने क्या है हमारा 300 केल्विन, तो हल करने से पहले एक फार्मूला होता है, कैपिटल टी बराबर होता है स्मॉल टी प्लस 273। आप इसे याद कर लीजिएगा। कैपिटल टी बराबर है केल्विन में ताप और स्मॉल टी क्या है, ये सेल्सियस में ताप। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि के बराबर हो गया सी प्लस 273, या कह सकते हैं हम कि केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273। आप जैसे चाहे वैसे याद कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला ये होता है कि कैपिटल टी बराबर स्मॉल टी प्लस 273। अब इसमें हम क्या करते हैं, मान रखते हैं, तो हमें कैपिटल टी बराबर कितना दिया है, 300 केल्विन। तो कैपिटल टी का मान 300 के हो गया और स्मॉल टी क्या हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि कैपिटल टी बराबर स्मॉल टी प्लस 273। तो सिर्फ मान हम रख देते हैं। तो देखिए कैपिटल टी की जगह पर हमने 300 लिख दिया और स्मॉल टी लिख दिया, स्मॉल टी और प्लस 273। अब हमें स्मॉल टी निकालना है। स्मॉल टी यहाँ पे हम लिखते हैं और जो ये 273 है, इधर इसको इस साइड भेज देते हैं 300 की साइड। तो इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 300 माइनस 273, तो 300 में से आप 273 घटाएंगे तो स्मॉल टी बराबर कितना आ जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा मान कितना आ गया, 27 डिग्री सेल्सियस। तरफ बी क्या दिया है, बी बराबर 573 केल्विन। कैपिटल टी बराबर स्मॉल टी प्लस 273। कैपिटल टी क्या है, ये केल्विन में ताप है और स्मॉल टी क्या है, ये सेल्सियस में ताप है। कैपिटल टी बराबर हम कह सकते हैं 573 केल्विन, स्मॉल टी बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें स्मॉल टी निकालना है। स्मॉल टी का मतलब सेल्सियस इकाई में हमें इसे बदलना है, इसलिए हम मान रखते हैं इस फार्मूले पे। तो कैपिटल टी बराबर 573 और स्मॉल टी को स्मॉल टी लिख देते हैं प्लस 273। अब स्मॉल टी है, इसके बारे में हमें पता करना है। तो ये जो 273 है, इसको इस साइड भेज देंगे 573 के पास। तो जब इधर भेजेंगे आप, तो ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये स्मॉल टी बराबर होता है 573 माइनस 273। तो 573 में से 273 घटा, स्मॉल टी बराबर क्या हो गया, 300 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है, सेल्सियस में इसका ताप कितना हो जाएगा, 3। अभ्यास का दूसरा सवाल है, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में बदलिए या परिवर्तित करें। तो अभी हम क्या कर रहे थे, सेल्सियस में बदल रहे थे। अब सेल्सियस को क्या करना है, केल्विन में बदलना है। तो ये ए क्या 25 डिग्री सेल्सियस को और बी 373 डिग्री सेल्सियस को क्या बदलना है, केल्विन में बदलना है। तो अभी हमने फार्मूला देखा कि टी बराबर स्मॉल टी प्लस 273। कैपिटल टी क्या है, ये केल्विन है, स्मॉल टी क्या है, ये सेल्सियस में ताप है। हम कह सकते हैं कि कैपिटल टी बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें कैपिटल टी निकालना है, क्योंकि के निकालना है, और स्मॉल टी बराबर हो सेल्सियस। तो टी बराबर मान हम रख लेते हैं इस पे। तो टी बराबर हो गया, ये स्मॉल टी की जगह पे क्या लिख देंगे हम, 25 और प्लस 273 लिख देंगे। तो कैपिटल टी बराबर 25 और 273 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 298। ये क्या है, केल्विन है। तो केल्विन में कितना ताप हो गया, 25 डिग्री सेल्सियस को 298 कह सकते हैं। बी क्या है, 373 डिग्री सेल्सियस को, इसको क्या करना है, केल्विन में बदलना है। टी बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया, स्मॉल टी बराबर 270 डिग्री सेल्सियस। तो हम ये फार्मूला हमें पता है कि कैपिटल टी बराबर स्मॉल टी प्लस 273, इस पे हम मान रखते हैं। तो कैपिटल टी बराबर हो गया 373 प्लस 273। 373 में 273 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 646 केल्विन। निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण। ए है, नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। बी है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। तो इसका उत्तर क्या, तो हम कह सकते हैं नेफ्थलीन का ऊर्ध्वपातन होता है, जिससे वह सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। अभी हम दूसरा है बी, कि हमें इत्र की गंध हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे भी पहुंच जाती है। तभी है, इत्र का जो वाष्पन होता है, वाष्पन का मतलब ये भी गैस बन के उड़ गया। तो वाष्पन जो होता है अत्यंत सुगमता मतलब आसानी से हो जाता है। इत्र के जो कण होते हैं वो अत्यधिक तीव्र होते हैं, इनके जो कण होते हैं वो बहुत ही तीव्र गति से वायुमंडल में विसरित होते हैं। विसरित मतलब फैलते हैं, जिससे हमें दूरी पर रहते हुए भी इसकी गंध मिल जाती है। चौथा है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। देखिए, ए है जल, बी है चीनी, सी क्या है, ऑक्सीजन। तो क्या करना है, उनके आकर्षण बल के, देखिए आकर्षण लिखा है ना, आकर्षण बल के अनुसार हमें उसे व्यवस्थित करना है कि इसमें बढ़ते हुए क्रम में क्या हो गया। अब उत्तर देखते हैं,
देखिए जल का मतलब क्या हो गया, ये हो गया द्रव। और चीनी का मतलब क्या हो गया, चीनी क्या है, ठोस है, ये हो गया ठोस। और ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है। तो हम जानते हैं कि जो ठोस है उसके अणु पास पास होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, चिपके होते हैं, इसलिए क्या होता है, उनमें आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। और उसके बाद द्रव है, इनके अणु थोड़े दूर दूर पे होते हैं, तो इनका आकर्षण बल ठोस से थोड़ा कम होता है। लेकिन जो गैस है इनके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसलिए इनके बीच का आकर्षण बल ना के बराबर होता है, मतलब बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। तो इसलिए हम आकर्षण बल के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में करें तो सबसे पहले हमारा गैस आएगा, गैस के बाद द्रव, फिर इसके बाद ठोस। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लिखते हैं ऑक्सीजन, फिर उसके बाद क्या कहेंगे, जल, फिर उसके बाद चीनी। क्योंकि पहले ऑक्सीजन हुआ, फिर इससे थोड़ा सा बढ़ा तो जल हुआ, इससे बढ़ा तो चीनी हुआ, तो ये क्या हो गया, ये बढ़ते हुए क्रम में हो गया। प्रथम सवाल है कि निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। हम जानते हैं कि जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ पूछा है कि जल की भौतिक अवस्था क्या है। ये तापमान दिया है, ए पे क्या है 25 डिग्री सेल्सियस, बी है 0 डिग्री सेल्सियस और सी है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका लिखते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या है, जल की भौतिक अवस्था किसमें रहेगी, ये द्रव अवस्था में रहेगी। बी है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या हो जाएगी, ठोस। ठोस बोले तो बर्फ, हम जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, बर्फ जम जाता है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की अवस्था क्या होगी, ये गैस हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम पानी को गर्म करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होने लगता है, ये वाष्प में बदलने लगता है या उबलने लगता है। छठा सवाल है, पुष्टि हेतु कारण दें। क्या करना है, इसका कारण देना है। ए दिया है जल कमरे के ताप पर द्रव है, बी है लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। उत्तर क्या है, ए का जल जो है कमरे के ताप पर द्रव है, क्योंकि इसका हिमांक मतलब ये कब जमता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर, हिमांक मतलब जमता है, तथा क्वथनांक मतलब ये उबलना 100 डिग्री सेल्सियस है। साथ ही में इसका निश्चित आयतन होता है। हमें पता है कि द्रव का जो है निश्चित आयतन होता है, लेकिन आकार नहीं होता है निश्चित, परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, इसलिए जल को जिस बर्तन में रखा जाता है उसका आकार ले लेता है। कमरा का ताप किस है, इस उस ताप पे क्या होता है, ये द्रवावस्था में होता है। बी क्या कह रहा है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस होती है। ये कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि इसका गलनांक जो होता है, जो गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, वो कमरे के ताप से बहुत अधिक होता है। इसका एक निश्चित आकार और आयतन होता है, यह दृढ़ होता है, बहता नहीं है। लोहे जो है, लोहा जो ठोस है, इसलिए इसका आकार आयतन निश्चित होता है, ये बहता नहीं है, यह बहुत दृढ़ होता है, मतलब मजबूत होता है। और लोहे की मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक, गलनांक का मतलब आप कह सकते हैं कि लोहा को अगर गलाना हो तो उसको गर्म करते हैं। देखिए लोहा जो होते हैं लोग, वो उसको गर्म करते हैं, कितना गर्म हो जाता है, एकदम रेड हो जाता है लोहा। इतना गर्म करते जाओ तो मतलब बहुत ज्यादा ताप पर क्या होता है, गर्म होता है या गलता है। तो इसलिए ऊपर कमरे के तापमान पे क्या होता है, ये ठोस अवस्था में ही रहता है। सातवां है, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। उत्तर है इसका 273 केल्विन का मतलब होता है क्या, 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये बर्फ और जल का मैटर है। हमें पता है कि जब बर्फ है, बर्फ ये ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, ये क्या होता है, गर्म होता है। इसको आप ताप देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले अपनी अवस्था बदलेगा। ये ठोस है तो क्या आ जाएगा, द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था में आने का मतलब क्या हो जाएगा, ये जल में पहले बदलेगा। तो जल में बदलने के लिए हमने बताया था कि अगर आप उसमें टेम्परेचर उष्मा दे रहे हैं तो जब तक पूरा बर्फ जो है, जब तक पूरा बर्फ गल न जाए तब तक क्या होता है, उसका टेम्परेचर जो है उतना ही रहता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस है तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तो इसमें क्या ले रहा है, ये गुप्त उष्मा अभी अधिक ले रहा है, क्योंकि अधिक इसलिए ले रहा है कि इसकी अवस्था भी बदलना है, इसको अवस्था बदलना है अभी। तो ये गुप्त उष्मा जो ले रहा है, इसी कारण क्या हो जाता है, ये ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक दिखाता है, क्योंकि इसमें गुप्त उष्मा भी ज्यादा ले रहा है। अगर पानी है, इसको गर्म करेंगे तुरंत गर्म हो जाएगा, क्योंकि अभी तो इसको गैस अवस्था में 100 डिग्री सेल्सियस जाएगा तब ना गैस अवस्था में बदलेगा। लेकिन बर्फ क्या है, ये तुरंत द्रव में बदलेगा। जब तक नहीं बर्फ पूरा गल पाता है तब तक ये क्या लेता है, गुप्त उष्मा लेता है। तो वही कह रहा है कि माध्यम गुप्त उष्मा लेती है, जो पहली अवस्था में परिवर्तित करता है, फिर इसके ताप में वृद्धि करता है। इसीलिए जो है बर्फ शीतलता प्रदान करता है। जल क्या है, कोई गुप्त उष्मा नहीं लेती है। गुप्त उष्मा जो है बर्फ के गलन या संगलन के लिए कितना 3.34 इंटू 10⁵ जूल लेता है ये गुप्त उष्मा। आठवां क्या है, उबलते हुए जल अथवा भाप में से किससे जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। उत्तर इसका भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है, क्योंकि 373 केल्विन बोले
तो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के रूप में अतिरिक्त उष्मा अवशोषित कर ली है। भाप से जलने की तीव्रता अधिक महसूस होगी, क्योंकि भाप में क्या होता है, गुप्त उष्मा होता है। 9वां सवाल है, निम्नलिखित चित्र के लिए ए, बी, सी, डी, ई तथा एफ की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें। तो देखिए हमने ये फिगर बनाया है, उसमें आपके अभ्यास में फिगर बनाया गया है। तो ये ऊपर लिखा गया उष्मा में वृद्धि तथा दाब में कमी। ये ठोस अवस्था है, ये द्रव अवस्था है, ये गैस अवस्था है। तो जब ये ठोस अवस्था द्रव में बदलती है तो इसको क्या लिखे है, यहाँ पे ए, और ये जो द्रव से गैस में बदल रहा है यहाँ पे डी लिखा है। उसी तरह द्रव से गैस में बदल रहा है यहाँ पे बी, और गैस से द्रव में बदल रहा है यहाँ पे सी। और जो है एफ है, ठोस जो गैस है ये सीधे ठोस में बदल रहा है या, और ठोस जो है सीधे गैस में बदल रहा है, क्या है, ई है। इस साइड में जो लिखा गया है ऊष्मा की कमी तथा दाब में वृद्धि हो रही है। तो इसको हम उत्तर से समझते हैं। इसका उत्तर क्या होगा, ए क्या, ऑप्शन ए यहाँ पे दिया है। ए का उत्तर क्या होगा, देखिए ठोस अवस्था है, ये द्रव अवस्था में बदलेगी तो क्या कहलाएगी, इसका गलन हो रहा है या संगलन, कुछ भी आप कह सकते हैं। ये गल रहा है, ठोस गलेगा तभी तो द्रव में बदलेगा, या तो गलन कह सकते हैं या संगलन कह सकते हैं। बी क्या दिया है, देखिए बी यहाँ पे दिया है, अगर द्रव अवस्था द्रव से गैस में बदल रही है तो क्या हो रहा है, इसका वाष्पन हो रहा है। पानी आप गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये वाष्प बन के उड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, वो गैस की अवस्था ले लेगा, लेकिन हो क्या रहा है, उसका वाष्प बन रहा है, ये मतलब भाप आप कह सकते हैं। अब आपको सी क्या है, देखिए सी यहाँ पे दिया है। इसी का मतलब कि गैस अवस्था से सीधे द्रव अवस्था में बदलना। गैस अगर द्रव अवस्था में बदलेंगे, कब बदलेंगे, जो उष्मा की कमी हो जाएगी और दाब में वृद्धि कर लेंगे। गैस को अगर हम ठंडा करेंगे और उसका दाब बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो द्रव अवस्था में बदल जाएगा, वही कर रहा है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसको क्या कर रहे हैं हम, संघनन कर रहे हैं। इसको क्या डी है, ये द्रव से क्या हो रहा है, ये ठोस अवस्था में बदला जा रहा है। तो द्रव को भी ठंडा करेंगे और उसका दाब में वृद्धि कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ठोस अवस्था में बदल जाएगा। तो डी क्या कर रहा है, द्रव को अगर आप ठंडा करेंगे तो पानी को रख देंगे फ्रिज में ठंडा करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, वो बर्फ बदल जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, इसका हिमीकरण, हिम मतलब बर्फ हो गया आपका, तो इसका क्या कर रहे हैं, हिमीकरण कर रहे हैं। तो इसलिए डी का मतलब हिमीकरण। अब आते हैं ई पे, देखिए ई है, ई क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से ये ठोस जा रहा है, जाके सीधे गैस में बदल रहा है। तो ये ठोस से सीधे गैस में बदल रहा है, अगर ठोस से सीधे गैस में बदलेगा तो क्या कहलाएगा, ये ऊर्ध्वपातन। एफ है, गैस से सीधे ठोस में बदलेगा तो क्या कहलाएगा, निक्षेपण। कहीं कहीं ऊर्ध्वपातन भी दे रखा है,